हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के कुछ और तरीक़ों के बारे में। इसमें हम दो कोटा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वार्ड कोटा के बारे में, और उसमें हम बात करने वाले हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कितनी सीट रिजर्व होती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। और हम बात करने वाले हैं ऑर्फनेज कोटा के बारे में, इसको ओक्यू कोटा कहते हैं। उसके लिए भी सेम चीज़ हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं और कितनी सीटें रिजर्व होती है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑर्फनेज कोटा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो आपके जो स्टडी का खर्चा है 3 साल या 2 साल जो भी आप कोर्स करोगे तो उसका खर्चा कौन उठाने वाला है। तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्फनेज कोटा के बारे में, ओक्यू कोटा के बारे में। तो जो भी कोटा आप क्लेम करना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले है जो भी पर्टिकुलर सेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, एडमिशन लेना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर सेशन का जो CUET है उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। कोई भी कोटा हो, ये जो कोटा मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड कोटा हो या फिर ऑर्फनेज कोटा हो या फिर इसके अलावा और भी कोई कोटा हो, तो उसको क्लेम करने से पहले आपको CUET में अपीयर होना पड़ेगा, जो कि मस्ट है। तो उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। और ऑर्फनेज कोटा में हर कॉलेजेस में एक मेल और एक फीमेल का जो सीट है वो रिजर्व होता है। एक बॉयज़ और एक गर्ल के लिए आपका सीट रिजर्व होता है कोर्सेज में। जो आपका पूरा स्टडी का खर्चा है वो जो यूनिवर्सिटी का वेलफेयर फंड है वहाँ से दिया जाता है। जो आप 3 साल रहोगे जो भी आपका खर्चा आएगा स्टडी का, जो यूनिवर्सिटी का वेलफेयर फंड है वहाँ से उसका खर्चा दिया जाएगा। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है वो आपका खर्चा उठाएगी। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको दिखाना होता है। 2 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, दोनों में से आप कोई एक दिखा सकते हो। दोनों मस्ट नहीं है, कोई एक दिखाओगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि हाँ आप ऑर्फनेज कोटा के लिए एलिजिबल हो। सबसे पहला है सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ऑर्फनेज या फिर चैरिटेबल होम। पहला है कि अगर आप किसी ऑर्फनेज में हो बेसिकली तो वहाँ से सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, या इसके अलावा दिखाना पड़ेगा आपको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ बोथ पेरेंट्स। आपके मदर या फादर दोनों लोग नहीं है डेफिनेटली, तभी आप ऑर्फनेज में रह रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, आपको डेथ सर्टिफिकेट आपके फादर और मदर का, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये 2 सर्टिफिकेट मैंने बताए हैं। पहला तो आपका ऑर्फनेज से दिखाना पड़ेगा या उसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। दोनों में से कोई आप एक दिखा सकते हो तो आप ऑर्फनेज कोटा के लिए एलिजिबल माने जाओगे। और यहाँ पे हम बात करते हैं आपका जो एडमिशन फ़ीस की बात करें तो आपका एडमिशन फ़ीस 10 रुपये लगेगा, और आपका एग्जामिनेशन फ़ीस भी 10 रुपये लगने वाला है। आपका हॉस्टल फ़ीस भी 10 रुपये लगने वाला है। जो हॉस्टल का मेस है, हो सकता है जो एक्चुअल फ़ीस है वो आपका लगे, बट यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है कि आपका एडमिशन 10 लगेगा, एग्जामिनेशन भी 10 लगने वाला है, हॉस्टल का भी 10 रुपये लगने वाला है। तो ये आपका ओक्यू कोटा का प्रोसीजर होता है। तो आप ओक्यू कोटा के अंतर्गत आप अप्लाई करते हो तो आपको ये सर्टिफिकेट रेडी कर लेना है, क्योंकि जब आप अपलोड करोगे तो उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, काउंसलिंग के लिए जाओगे, तभी आपका ये डॉक्यूमेंट है इसको वेरीफाई किया जाए। बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वार्ड कोटा के बारे में, बात करते हैं WQ कोटा के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ मस्ट है जो कि CUET में आपको अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी सेशन के लिए तो उस पर्टिकुलर सेशन का जो CUET होगा उसके लिए अपीयर होना पड़ेगा। अगर 26 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 2026 का जो CUET होगा उसमें आपको अपीयर होना पड़ेगा। और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो बात कर लेते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में अगर आपके फादर या फिर मदर या फिर दोनों लोग वहाँ पे टीचिंग पोस्ट पे हैं या फिर प्रोफेसर हैं या यहाँ पे लेक्चरर हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल माने जाओगे। नॉन टीचिंग पोस्ट जो होते हैं जैसे क्लर्क हो गया, इसके अलावा और भी कोई पोस्टेज होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, तो उनके भी जो लड़के लड़कियाँ हैं वो इनके लिए एलिजिबल है अगर वो आपके पेरेंट्स या फादर वहाँ पर काम करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, जो कि पर्टिकुलर आपके मदर का होगा या फिर फादर का होगा या फिर दोनों लोग काम करते हैं तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही सर्टिफिकेट चलता है वो कि वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चलता है। इसके अलावा अगर आप सोचोगे कोई और सर्टिफिकेट दिखा दो जैसे कि ID कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, फिर अदर कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को वैलिड नहीं मानती है। सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट है जो कि वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। आपकी मदर या फिर फादर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेजेस में टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट पे हैं तो वो उनके ऑफिस से ये मिल जाएगा। काफ़ी इजी होता है, अगर है डेफिनेटली तुरंत मिल जाता है तो आप इसको यहाँ से क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स हैं, 3 स्ट्रीम्स में आप WQ कोटा जो उसको क्लेम कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में और साइंस में। इन 3 स्ट्रीम्स के अलावा और भी कोई भी अगर स्ट्रीम्स है तो वहाँ पे ये वार्ड कोटा नहीं लगता। ये 3 स्ट्रीम्स है, ये 3 स्ट्रीम पे ही आपका वार्ड कोटा लगा सकते हो। तो वार्ड कोटा में काफ़ी अच्छी सीट आपको मिल जाती है। अगर आप इसको क्लेम करोगे तो आपको ईजिली एडमिशन हो जाएगा। CUET के कम स्कोर पे भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों कोटास के बारे में कंप्लीट बात कर रखा है। अगर इसके अलावा कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दे सकूँ।